ओके। वैसे आप लोग जो भी असाइनमेंट सॉल्व करो, मैं करो अभी, चूंकि स्टार्टिंग है प्रिपरेशन की ना, जैम और गेट का एग्जाम तो फेब में है, तो अभी आप साफ सुथरा ही करो। रफ में एंड में होता है जल्दी करना, अभी क्या है एक नोटबुक में सॉल्व करते जाओ, क्योंकि बाद में हो सकता है फिर इसकी जरूरत पड़ेगी रिवाइज करने के लिए। अगर आपने खुद ही सॉल्व किया है तो आप रिवाइज करोगे इजी रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देख के किसी और का समझना डिफिकल्ट टास्क है। खुद का सॉल्यूशन अगर आपने खुद किया है तो वो बाद में उससे रिवाइज कर सकते हो आप। तो है ना, तो जैम के सॉल्यूशंस आप खुद बनाओ, है ना। तो कोई ऐसा करो, मुझे ऐसे बुक भी बनाना है मुझे, तो जो लोग सॉल्यूशन अगर बना रहे हो तो बाद में वही मैं टाइप करा के बुक भी बना सकता हूँ, है ना। अगर किसी ने 2005 से लेके 23 तक के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक एक क्वेश्चन 100% हर पेपर का, तो क्या करना है, उसी को टाइप करवा के बुक बना के अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेचो। ये ना, ये तो कर रहे हैं लोग जो पीवाई को सॉल्यूशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व खुद करो। या हालांकि प्रोसेस में है, हमने भी सोचा है नेक्स्ट ईयर तक बुक आ जाएगा। तो जैम और गेट का सॉल्यूशन। जी सर एक पर्सनल चीज पूछना था। हाँ बोलो। बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो नहीं सर? मतलब क्वेश्चन कैसा उस पर डिपेंड करेगा बताओ। सर मैं पता ही है 14 घंटे सोता रहता हूँ, तो हाँ 1 घंटे पढ़ता रहता हूँ, हाँ, तो इसको कैसे सुधारूं? कैसे सुधारूं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर उस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए। मतलब इसका क्या आंसर दूं मैं, कि 14 घंटे तुम सोते हो मतलब तुम्हें। ऐसे सोचते रहते हैं सर। तो मतलब हर दिन अलार्म देते हैं कि 5 बजे उठ के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब सोएगा। फिर अलार्म होता है, फिर अलार्म बंद हो जाता है, मतलब बंद करके फिर सो जाते हैं। फिर 12 या 1 बजे तक सोते हैं, फिर खा के उठ के फिर सो जाते हैं, फिर पढ़ाने चले जाते हैं, फिर आपको क्लास करते हैं, फिर सो जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा मोटिवेशन बहुत वीक है ना। अब तुम मेरी लाइफ देखो कितना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, इतना टाइट शेड्यूल है कि मुझे जल्दी लैब भी जाना है। मतलब अब मुझे तो 5 घंटे ज़्यादा नींद ही नहीं आती। अगर मैं 3 बजे भी सोऊंगा तो मेरी 7-8 बजे नींद खुल जाएगी। मैं 4 बजे भी सोऊंगा तो मेरी 7-8 बजे नींद खुल जाएगी। मैक्सिमम 9 बजे तक जाता। अगर मैं सुबह 5 बजे भी सो रहा हूँ तो 8-9 बजे तक खुल जाती है नींद। क्योंकि दिमाग में तुम्हारे पास तुम्हारा मोटिवेशन की कमी है तुम्हारे अंदर। तो तुम अगर मान लो नींद खुली फिर सो रहे हो, इसका मतलब सोने के बाद जो काम करना उसमें तुम्हें कम इंटरेस्ट है और सोने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये गलत है। इसके लिए थोड़ा मोटिवेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब तुम्हें अगर तुम सो रहे हो कोई और पढ़ रहा है तो तुम्हारा फिर तो रिजल्ट डाउन हो सकता है, अगर तुम उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो। ये अलग बात है, ज़्यादा सोने के भी फायदे हैं कुछ, है ना। सोने के भी बहुत फायदे हैं, मेमोरी अच्छी होती है, बॉडी रिलैक्स रहता है ना, ये सब भी हैं। लेकिन तुम्हें देखना है कि कोशिश 8 घंटे ज़्यादा सोना बुरा है ना। मैक्सिमम 8 आवर्स जो के। मैक्सिमम तो 8 घंटा सोता है, लेकिन मैं तो 14 घंटे सोता हूँ। तो ये गलत क्योंकि है ना, अभी तो धीरे धीरे कैसे रिड्यूस हो करो। तो अपनी आदतों को चेंज कैसे करोगे, तुम कहाँ पढ़ते हो, बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो और ज़्यादा नींद आएगी। तो उसके लिए तुम्हें अपना आदतें चेंज करनी होगी तुम्हें, मतलब है ना। क्योंकि ये हैबिट का नहीं था, तुम इसको चेंज कर सकते हो, हर चीज़ हैबिट का है। जैसे मैं इतना क्यों नहीं सोता, क्योंकि मेरी हैबिट है रोज की। अभी मैं 6 से 11 क्लास लिया, फिर आगे 11 के बाद 1-2 घंटे लैब में जाकर बैठूंगा 1-2 बजे तक। फिर 3-4 बजे सोता हूँ मैं, 3 बजे अराउंड सोता हूँ। फिर 7-8 बजे उठ जाता हूँ मैं, है ना। ऐसे फिर 9-10 बजे तक लैब पहुँच जाता हूँ मैं, ऐसा होता है। तो ये एक साइकिल बन चुका है। तो खुद ही मेरे रूटीन में से, रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारा रूटीन कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी है ना आदतें और रूटीन हैबिट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैबिट तुम्हें उसे चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। 1-1 घंटे कम करो, है ना। तुम रात को प्लान कर लो सुबह उठ के ये करेंगे, और उस पर कुछ दिन दिक्कत होंगी बट हो जाएगा। तुम लगा जो सोने का मन करा मत सो, उठ जाओ, है ना। ऐसा करो, कुछ फिक्स कर लो, सोने के बाद कुछ काम करना शुरू कर दो। या वैसे तुम्हें खुद ही उसके लिए वो करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तुम्हें अपना मोटिवेशन स्ट्रांग करना है कि तुम्हें उठ के काम करना क्यों जरूरी है ना। वो रीज़न ढूंढो एक, जिससे तुम्हें 6 घंटे ज़्यादा नींद ही ना आए, है ना। ये चीज़ है। कॉफी ले लिया करो नींद आते टाइम, अच्छा। तो चलो।
ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो इसमें कोई टॉपिक छूटा नहीं होगा, तो हमने अभी ये पार्ट कंप्लीट किए हैं, ये पार्ट कंप्लीट किया, एटलीस्ट एक एक वर्ड का डेफिनेशन, उससे रिलेटेड थ्योरम्स देखे हैं, क्वेश्चंस भी इसमें हमने असाइनमेंट भी आपको दिए थे तो असाइनमेंट भी किए हैं। अभी ये पोर्शन स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मेनली आपको जानना है यहाँ पे जितने वर्ड है, देखो फिर से तुम्हें हर वर्ड के बारे में मान लो लिखा है डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर से वही है कि डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, पीएमएफ क्या है, सपोर्ट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, और ये एक्सपेक्ट करता है एग्जाम तुमसे। अगर उसने डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम्हें उसका पीएमएफ पता है, मीन पता है, वेरिएंस पता है, सपोर्ट पता है ना, एमजीएफ पता है तुम्हें, इस तरीके से ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ नाम लिखा है, अब इससे रिलेटेड कुछ भी तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, कुछ भी पूछ सकता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये सब तुम्हें कैसे निकाल पाओगे, जब तुम्हें उसका पीएमएफ पता है, सपोर्ट पता है ना, देन मीन, बाकी चीजें निकाला जा सकता है, लेकिन तुम याद रखोगे तो और आसान रहेगा। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन है करस्पॉन्डिंग तुम चाहो तो वो बना सकते हो एक, है ना, तुम एक एक पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन लिख लो, डिजेनरेट, उसका पीएमएफ, फिर सपोर्ट, पीएमएफ साथ ही आ जाएगा, फिर मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, इस तरह की चीजें तुम फाइंड कर सकते हो हर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। मतलब जरूरी नहीं सबका एग्जिस्ट करेगा, जिसका एग्जिस्ट करेगा उसमें, है ना, इस तरीके से। ओके एक मिनट, कोई एडमिट। ओके चलिए तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो अभी तक तो अगर वीके रवायत की देखोगे तो मैंने चैप्टर 1, 2, 3 है ना कंप्लीट कर लिया है, और 4 क्या है, हाँ 1, 2, 3 हमने कंप्लीट किया है। 3 में चैप्टर 3 जो वीके रवायत में है उसमें क्या है कि, है ना, बुक भी देखते रहो अच्छा रहता है। तो उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन तुम पढ़ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी, उस पर भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में जो थ्योरी हमने किया था, एमजीएफ किया था, चेबीशेव इनइक्वालिटी, मार्कोव इनइक्वालिटी, यही किया था। तो ये थर्ड चैप्टर में ही है। तुम अगर देखोगे ना जो जैम का सिलेबस है जिस ऑर्डर में है, तो वीके रवायत की बुक उसी ऑर्डर में है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है सिलेबस और रवायत की बुक। हमें समझना जरूरी है ना, ये है। एकदम सही बोले राजा भाई। क्या हुआ? अरे ओके, सो अभी चैप्टर 4 जो इसमें है वीके रवायत में, हालांकि वो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल है, ये दे रखा है, तो मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया, तो उसी सीक्वेंस में है, यहीं पे सीक्वेंस चेंज कर दिया उसने। तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्चुअली चैप्टर 5 है, ठीक है ना। ओके तो जो अभी हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट, एक्चुअली चैप्टर 4 ये अभी के रवायत में, ठीक है ना। 1, 2, 3 था वहां पे, 1, 2, 3 उसमें है, ये चैप्टर 4 है और ये चैप्टर 5 है, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 है वीके रवायत में, ये चैप्टर 4 है, तो इसको अभी मैं फॉलो करता हूँ। तो ये चैप्टर 5 है वीके रवायत की बुक में ना, तो वो देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड, है ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो आप सबको पता है कि रैंडम वेरिएबल को जनरली 2 कैटेगरी में लिखते हैं ना, तो एक होगा डिस्क्रीट वाला और एक होगा कॉन्टिन्यूअस वाला, ठीक है। सो यहां जैसे डिस्क्रीट में क्या क्या है, सो डिस्क्रीट
और इधर होगा कॉन्टिन्यूअस। सो अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में क्या है, कहां से स्टार्ट किया इन्होंने। सो देखो इसमें जो नाम यूज किया गया है, डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, है ना। सो डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, देन ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, पॉइसन एंड हाइपरज्योमेट्रिक। सो सिलेबस में ये जो नाम यूज किए हैं, ठीक है ना। सो हाइपरज्योमेट्रिक, और आगे फिर यूनिफॉर्म भी, यूनिफॉर्म दोनों का होता है। सो यहां पे यूनिफॉर्म भी लिखी लो, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का, है ना। दोनों का अलग यूनिफॉर्म नाम कॉमन है, बस सपोर्ट अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, सपोर्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से। सो इतने डिस्ट्रीब्यूशंस जी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको डिस्क्रीट में इतने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, डीजेनरेट, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक और यूनिफॉर्म। तो डिस्क्रीट में इतने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है आपको। जो कॉन्टिन्यूअस में है, सो सिलेबस में आप देखेंगे तो इन्होंने स्टार्ट किया यूनिफॉर्म से। सो यहाँ है यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, कॉची। ओके, सो यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा दो तरह का होता है, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड, ठीक है। सो बीटा के दो कैटेगरी हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, डबल एक्सपोनेंशियल रह गया। सो एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, कॉसी, है ना। सो नॉर्मल, कॉसी, है ना, और डबल एक्सपोनेंशियल रह गया, तो एक्सपोनेंशियल के साथ ही डबल एक्सपोनेंशियल लिख देते हैं। सो ये हो गया डबल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो पहले तो आप लोगों को पढ़ना है इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है इनके बीच इंटर रिलेशंस क्या है, इनके थ्योरम्स क्या है ना। तो ये बहुत रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट है ना, तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो वो आपको देखना है इसमें। सो कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या पढ़ना आपको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा 1, बीटा 2, नॉर्मल और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। सो इतने डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में, है ना। तो एक एक करके देखते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं डीजेनरेट से। ओके, सो ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यहां से डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डीजेनरेट, देखो कहीं लिखा हुआ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो है दोनों सेम ही चीज, बस रैंडम वेरिएबल में एक्स के बारे में बोल रहे हो कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डीजेनरेट है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जिस रैंडम वेरिएबल का है तो वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पीडीएफ या सीडीएफ है वो डीजेनरेट है। सो लिखना बराबर बात है अब, जी जी जी, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, ये जैम के सिलेबस में है ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आपको इसके बारे में आंख बंद करके पता होना चाहिए। कोई भी नाम ले ले तो आपके दिमाग में इसका पीएमएफ या पीडीएफ आ जाना चाहिए, सपोर्ट आना चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, एमजीएफ, ये सब आने चाहिए। याद रहेगा तो इतना अच्छा है ना, मतलब अगर हर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितना ज्यादा जानकारी है उतना अच्छा है। एटलीस्ट जो सिलेबस में नाम यूज किया, मीन, मीडियन, मोड, है ना, इस तरह से, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। एटलीस्ट पीडीएफ पीएमएफ तो पता ही होना चाहिए, बाकी निकाला जा सकता है फॉर्मूले से, है ना, बाकी यू कैन कैलकुलेट, बट पीएमएफ और पीडीएफ तो पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशंस क्या है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके बारे में क्या जानने की जरूरत है आपको। सो यू शुड नो दैट एक तो नोटेशन यूज करता है
एग्जाम में। सो नोटेशन डिफाइंड होता है, जैम गेट के पेपर में देखोगे तो फर्स्ट पेज पे नोटेशन लिखा होता है। अगर नोटेशन लिखा है EXP ऑफ लैम्डा तो उसका मतलब लिखा हुआ है ना, इस तरह से गामा ऑफ बी लिखा है एन थीटा या NP तो लिखा है मतलब उसका। तो पहली चीज क्या है, हर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका नोटेशन क्या है ना। देन व्हाट इज नेम के साथ साथ नेम अगर पता है तो नोटेशन क्या है। फिर PDF या PMF, PDF में उसका सपोर्ट पता हो। सो सपोर्ट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल की वो वैल्यू जहां पे PDF या PMF नॉन जीरो हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। सो नेम, नोटेशन, PDF, PMF, सपोर्ट, इस तरीके से। और बाकी हो गया मीन, है ना, वेरिएंस, MGF, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चीजें फाइंड कर सकते हो, मीडियन, मोड, है ना, इस तरह से ये सब चीजें भी जो भी सिलेबस में वर्ड यूज किया है तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है फॉर्मूले से, है ना। सो अबाउट एवरी डिस्ट्रीब्यूशन यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग, या एटलीस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। चलो बाकी F डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, T डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आगे है जो कि सैंपलिंग में दे रखा है, तो वो सब भी इसी का पार्ट है, लेकिन वो सैंपलिंग में है। चलिए, तो डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन या डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। सो इसका अगर मैं स्टोरी लिखूं तो स्टोरी क्या होगा कि अ रैंडम वेरिएबल X has degenerate distribution. सो रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो ये क्या होगा, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल X has degenerate distribution if and only if। सो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, बताइए डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पहचानेंगे आप। व्हाट इज PMF, एक्चुअली मैं ये कहना PMF क्या है इसका, किसी को आइडिया है कि नहीं। So probability x is equal to small x equal to 1 if x equal to a, otherwise 0. Yes, so degenerate at some point, है ना। So degenerate distribution some point degenerate होगा ये। So कुछ constant ले लो at let's say a, है ना। So degenerate distribution at a किसी point पे होगा actually if and only if probability x is equal to a is 1, ये मतलब हुआ सिंपल कि एक ही पॉइंट पे पूरा मास है इसका। या दूसरी तरह से ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज आप ऐसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, है ना। PMF को लिखने का ये तरीका है। सो यू कैन राइट लाइक दिस 1 व्हेन x इज इक्वल टू a एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। सो ये दिस इज द PMF, ये इक्विवेलेंट है दोनों। दिस इज द PMF ऑफ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे इसका पूरा मास है एक्चुअली। चलिए, तो ये तो हो गया आपका PMF। फिर आप इसमें तो सपोर्ट क्या है इसका, सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, तो PMF हो गया, है ना। सो PMF यू हैव ऑलरेडी, सो दिस इज द PMF। दिस सपोर्ट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं आप लोग, सपोर्ट ऑफ x। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, सपोर्ट इज अ सेट, है ना। क्या लिखोगे आप, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस, ये सिंगलटन सेट ना, सिंगलटन सेट कंटेनिंग ए, है ना। सपोर्ट होगा x की वो वैल्यू जहां पे PMF नॉन जीरो हो या PDF नॉन जीरो हो, तो बस x की एक ही वैल्यू है जहां पे नॉन जीरो, बाकी पे तो जीरो है। सो जिन पॉइंट्स पे PDF की वैल्यू नॉन जीरो है, दैट पॉइंट इज अ सपोर्ट, ठीक है। तो सिंगलटन ए हो गया, मतलब दिस इज सपोर्ट है, जिसी को सपोर्ट बोलते हैं ना, और ये पूरा PMF है। सो बस आपको ध्यान रखना, कई बार हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता है ये होता है, पता नहीं किस पॉइंट पे है ना। जैसे हमारे एक्सपोनेंशियल में x मोर देन जीरो होगा, गामा में x मोर देन जीरो है, नॉर्मल में रियल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सपोर्ट है। तो ये हो गया। अगर आप इसका मीन फाइंड करो तो क्या आएगी, EX। सो डिस्क्रीट है तो आपको पता है समेशन xi pi, तो x की एक ही वैल्यू है, तो a इंटू प्रोबेबिलिटी एट a, तो 1, तो आंसर a ही आएगा। ओके, व्हाट इज द मीडियन ऑफ x, अगर मैं आपसे मीडियन पूछ लूं
does not exist. क्यों? बाकी लोग बताइए, हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? चलो इससे पहले मुझे बताओ कि मीडियन की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन ऑफ एक्स? कोई बताओ मुझे, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मीडियन ऑफ एक्स? Probability x greater than m greater than equal to probability half से ज्यादा होगा और less than m पे 1 minus half से लेस देन इक्वल टू। हाँ वही होगा। अब चेक करो, m की जगह ऐसा क्या नंबर रखोगे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? Otherwise zero। बताओ। सो m के प्लेस पे ऐसा क्या नंबर रखोगे इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि ये रिजल्ट ट्रू हो जाए? Otherwise अदरवाइज क्यों होगा? बाकी लोग डिसाइड करो। ये डेफिनेशन ऑफ मीडियन इन जनरल है ना। सर ए को रख सकते हैं। Yes. A को रखेंगे। सो आप एक को रख के देख लो, यहाँ पे सिंपली देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a क्या है बताओ, और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a क्या है ये बताओ मुझे। दोनों ही 1 है। दोनों ही 1 है, तो ये मोर देन इक्वल टू हाफ है। यस, मोर देन इक्वल टू हाफ है। यस, तो मीडियन इज a ओनली। व्हाट इज मोड ऑफ x? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कितना है? ये भी तो मैथ्स आ रहा है अभी। हाँ, तो मोड का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट में x की वो वैल्यू जिस पे पीडीएफ या पीएमएफ मैक्सिमम हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट विच द पीएमएफ इज मैक्सिमम? सर ए जस्ट a। यस, ठीक है ना। तो a इसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है। ओके, व्हाट इज वेरिएंस? सर वेरिएंस 0 होगा। ओके, वेरिएंस ऑफ x, तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट। आप मेथड से ट्राई करके देखो, आपको याद है, ठीक है। आप सिंपली यू नो द वे ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, तो सही बताया आपने, 0 ही आएगा। बाकी लोग चेक करके देखिए। और इसमें एक मजे की बात ये है, सही है ना, सब लोग एग्री करते हैं। अब देखो, आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है, तुम्हें ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कोई ऐसा एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जो स्टैंडर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टैंडर्ड है, इसका रट्टा ही मार सकते हो आप, इट्स फाइन। बट एग्जाम में मीडियन तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का ही पूछ सकता है जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड मीडियन, हाउ टू फाइंड मोड, हाउ टू फाइंड वेरिएंस, हाउ टू फाइंड मीन, है ना। सो ये पता होना चाहिए हमें। तो हमने अभी पिछले टॉपिक में यही सब पढ़ा है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो कैसे फाइंड करेंगे। सो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेट कर लेंगे आप। ओके, सो वेरिएंस 0 आएगा। और मैं कह रहा हूँ इसके सबसे मजे की बात इसमें ये है कि एक थ्योरम होता है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों से पूछता हूँ। सो आपने देखा कि वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करोगे 0 आएगा। क्या लगता है आपको ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा है जिसका वेरिएंस 0 आता है? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा पीडीएफ आप बता सकते हैं या पीएमएफ जहां पे वेरिएंस 0 आ जाता हो, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं जहां वेरिएंस 0 होता हो? सिर्फ ई जनरेट है ना। तो एक्चुअली इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है, ये एज ए डेफिनेशन भी यूज किया जा सकता है। सो ये होता है कि अ रैंडम वेरिएबल x इज डीजेनरेट या हैज डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही बोल सकते हो आप। दिस हैज डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ। तो कोई भी इफ एंड ओनली इफ थ्योरम एज ए डेफिनेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो सिर्फ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल का ही वेरिएंस 0 होता है। अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 हो गया तो गारंटी है कि वो डीजेनरेट ही होगा, और अगर वो डीजेनरेट है तो वेरिएंस 0 रहेगा। वेरिएंस 0 है तो डीजेनरेट होगा, इफ एंड ओनली इफ है। मतलब ऐसा कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसका वेरिएंस
जीरो होगा। ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस जीरो। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, तो ओनली डीजेनरेट रैंडम, ये एग्जाम में भी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया हुआ, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये इंटरव्यू में ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई है ना रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका वेरिएंस जीरो हो। एक ही यही है और कोई होगा नहीं, है ना। फिर आपसे पूछेगा क्या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, इस तरीके से। ओनली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल हैज वेरिएंस जीरो, है ना, ये अकेला डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, प्रूफ भी बहुत इजी है, मतलब करेंगे नहीं हम ऐसे, देखो। है ना, हमारा फोकस है डेफिनेशन थ्योरम्स जानना, उसको अप्लाई करना, है ना। प्रूफ्स एकेडमिक्स में देखते हैं, आप देख सकते हैं बुक्स में किया होगा। ओके, तो मेन मीडियन मोड हो गया, वेरिएंस पता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो ही हो जाएगा। बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना। जैसे अब यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट जीरो है ना, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये जीरो हो गया। आपसे पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो ये सब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा इसमें, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन म्यू ना, तो जीरो ही होगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी से कैलकुलेट की जा सकती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पता हो। इसका नोटेशन कुछ है, डीजेनरेट ही लिखते हैं जनरली, तो मैं लिख देगा कोई डीजेनरेट एट ए, है ना, इस तरह से। तो मेनली आपको याद रखना पीएमएफ क्या है इसका, बाकी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअली। पीएमएफ, तो पीएमएफ में ही सपोर्ट आता है, तो सपोर्ट भी पता हो कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ओके, तो ये तो हो गया आपका डीजेनरेट। व्हाट इज एमजीएफ? व्हाट इज द एमजीएफ ऑफ एक्स? एमजीएफ क्या होगा इसमें? कितना? कैलकुलेट करो, तुक्का नहीं लगाना है। जब भी कुछ पूछे पेन पेपर चलाओ, फिर आंसर बताओ, सोच के बताओ, तुक्का नहीं लगाना है। So you find MGF using definition e की पावर टी ए। क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स ना, तो अब x की तो एक ही वैल्यू है, तो e की पावर t इंटू ए, प्रोबेबिलिटी एट a, तो 1 हो गया, तो e की पावर t है। तुम्हें पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट, है ना। रट्टा नहीं मारना तुम्हें, ये सब चीजें रट्टा मार सकते हो हेल्प करे इसीलिए, लेकिन तुम्हें पता भी हो कि हाउ टू कैलकुलेट, ताकि कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जो स्टैंडर्ड ना हो तो उसका तुम कैलकुलेट कर सको, है ना। दिस इज e की पावर ए टी या टी ए। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टी होगा, टी क्या होगा, टी कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो गया, मेनली यही सब है। तो आपको हर इसका थ्योरम एक मेनली वही थ्योरम है। अच्छा, एक और थ्योरम ये है, क्योंकि मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल नहीं बताया हूं, तो इंडिपेंडेंट सिंपली क्या होता है कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मार्जिनल। तो मैं जस्ट लिख देता हूं, बाद में यूज करूंगा, क्योंकि जब दोबारा जब लिखाऊंगा तो आपको याद आएगा पहले भी लिखा चुका हूं। तो बस ये है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या एवरी रैंडम वेरिएबल is independent of degenerate random variable. Including itself. इसकी एक और खासियत है कि ये एक ऐसा सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है जो खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है। ये भी इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मुझसे भी, मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 2.5 में इंटरव्यू दिया था, तो इस तरह क्वेश्चन है ना, तो ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो हर रैंडम वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थ्योरम्स में इसलिए दिखा रहा हूँ, एक बार तुम अभी देख लोगे, अभी कम भी समझ आया कोई बात नहीं, जब हम आगे इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे या जब हम मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब दोबारा लिखाऊंगा, तो उसमें अब याद आएगा कि ओके। और एटलीस्ट हमारे पास वो लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, ज़्यादातर लोग तो वही है ना, तो उनको इंडिपेंडेंट पता तो है ही। सिंपली मैं डेफिनेशन बता ही रहा हूँ कि ज्वाइंट, अगर दो रैंडम वेरिएबल है उसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिनल का प्रोडक्ट, इट इज लाइक you know already probability of A intersection B बराबर PA into PB। तो यहाँ हम काम कर रहे हैं
इवेंट पे, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट का ये डेफिनेशन था, तो वहां इवेंट की जगह रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे क्या होगा, एक्स वाई दोनों का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ के एक्स का पीडीएफ इंटू वाई का पीडीएफ, एक्स का पीएमएफ इंटू वाई का पीएमएफ, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, तो वो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इफ एंड ओनली इफ ये डेफिनेशन है। तो उसको मैं अभी यूज कर रहा हूं तत्काल। सो बाद में ये डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सो अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ इज ओनली दिस। तो अगला थ्योरम अगर लिखूं क्या, कि अ रैंडम वेरिएबल x is independent of x if and only if x is degenerate। रैंडम वेरिएबल या x हैज अ डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भी लिखो, बोलना बराबर है, आप डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल लिखो या डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, x हैज डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन तो किसी रैंडम वेरिएबल का ही है, तो वो रैंडम वेरिएबल डिजेनरेट है। बोल रहा हूं x इज डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है ना, खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है ये। और एक दूसरा उसी को एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि रैंडम वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, खुद x है और वो x से इंडिपेंडेंट है, तो इफ एंड ओनली इफ इट इज डिजेनरेट ओनली। सो कोई रैंडम वेरिएबल जो खुद से इंडिपेंडेंट है वो सिर्फ डिजेनरेट हो सकता है, ठीक है ना, x से इंडिपेंडेंट है देन इट इज डिजेनरेट, इफ इट इज डिजेनरेट देन इट इंडिपेंडेंट ऑफ x, इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे। ओके, तो देख लो कुछ डाउट हो तो बताओ। तो ये कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गए एक्चुअली डिजेनरेट का। ओके, तो ये हो गया थोड़ा इंफॉर्मेशन, और ये इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। अब बुक में सब कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे खास लिखा नहीं है बहुत ज्यादा उसके बारे में। बस ये आगे एक्चुअली जब आएगा, अभी हमें पढ़ना है ना ज्वाइंट, तो वहाँ पे ज्वाइंट में मेनली इस तरह के थ्योरम्स आएंगे इंडिपेंडेंट वाले, पर अभी लिखा दिया, पर दोबारा जब आएगा तो और इजी रहेगा। देखो आगे। ओके, तो डिजेनरेट फाइन है, तो आपको जब भी डिजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आपको याद आना चाहिए पीएमएफ है, बाकी चीजें याद कर लो तो अच्छा ही है, नहीं याद है तो एटलीस्ट यू नो हाउ टू कैलकुलेट ये चीज है। सो बट पीएमएफ याद होने चाहिए। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं ना, सो इस तरह से आपको स्टेटमेंट पता होने चाहिए। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फ्रिक्वेंटली दिमाग में खुद ही घूम जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लाइक जब क्वेश्चन करोगे तो आपको उसके थ्रू सोचना पड़ेगा, ओके ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो खुद से इंडिपेंडेंट है ना, इस तरह ये गेट का भी आया हुआ क्वेश्चन है ये पुराने समय में ऐसा है। फिर वेरिएंस जीरो वाला, इस तरह के सिर्फ डिजेनरेट का वेरिएंस जीरो होता है। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड इसी थ्योरम्स को ही लोग क्वेश्चन बना देते हैं वो लोग, ये चीज है। चलो नेक्स्ट है ना। मान लो जिसको नहीं पता है स्टेटमेंट, तो मैंने लिखा दिया, तुम्हें स्टेटमेंट पता है, अब एग्जाम में यही अगर क्वेश्चन आया तो कोई बच्चा क्या करेगा, फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा वहां पे। अब वहां पे अगर पूछ ली, मान लो इसी को प्रूफ करना बहुत इजी है। अब चूंकि मैं इंडिपेंडेंट पढ़ाया नहीं हूं, तो ऐसा होता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो खुद से इंडिपेंडेंट हो, सो ऐसा हो गया। सो मैं हालांकि इसके थ्रू आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं। तो ये डेफिनेशन हुआ कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, और इसका मतलब तो वही है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a, है ना, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a का स्क्वायर। देखो लेफ्ट साइड इसका दो चीजें एक साथ लिखा है, a इंटरसेक्शन a, तो a ही आएगा ना, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन a इज a, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a स्क्वायर। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगी, या तो प्रोबेबिलिटी एट a इज 0 या प्रोबेबिलिटी एट a इज 1। तो अगर 0 हो गया फिर तो पीएमएफ बनेगा ही नहीं, है ना, तो पीएमएफ बनने के लिए 1 ही होना पड़ेगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये ओके हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है, ये जो लास्ट थ्योरम मैंने लिखा है ये उसका प्रूफ है एक्चुअली लास्ट थ्योरम का। सो कोई खुद से इंडिपेंडेंट है तो वो डिजेनरेट ही होगा। ठीक है, तो ये सब बाद में आएगा ऐसे। तो
चलिए आगे। तो ये हो गया डीजेनरेट। दूसरा नाम क्या था? बर्नौली, है ना। सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। सो दूसरा नाम जो सिलेबस में है वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सो मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ। सो पहला जो हम देख रहे हैं, हाँ बोलो। आपने बाइनोमियल लिखा था? नहीं, बर्नौली। अरे बाइनोमियल का लिखा था, पहले बर्नौली होगा फिर बाइनोमियल। डीजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल। बर्नौली का जनरलाइजेशन बाइनोमियल है, बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। सो हमने देखा व्हाट इज डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन या डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल। अब देखते हैं व्हाट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बर्नौली रैंडम वेरिएबल। ओके, सो नेक्स्ट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बताओ पहले आप लोगों से, कोई बताओ क्या होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी ट्राई करो भाई, पता सबको है, बताना कोई नहीं चाहता है ना। तो बिल्कुल 3 इडियट का डायलॉग याद आ रहा है। सर पीएमएफ होगा p to the power x into 1 minus p to the power 1 minus x if x equal to 0 और 1। ओके ठीक है, तो ये इन्होंने एक फॉर्म बता दिया। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है ना। सो कोई रैंडम वेरिएबल, देखो ऐसे बताने से क्या होता है, मैं कुछ पूछा तुमने बताया, तो वो तुम्हें एक तो पहले बार सही बताया, तुम्हें बहुत खुशी होगी और वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगर तुमने गलत भी बताए तो मैं सही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछेगा जरूरत पड़ेगी ना, फिर तो वो नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारे में गलत हो गया तो तुम्हें उससे लगेगा कि वो फिर तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा, अच्छा तुमने जो बताए थे वो गलत थे। तो एक कम्युनिकेट करने का ये फायदा होता है, लाइव क्लास का यही बेनिफिट है। वरना अगर तुम बस देख रहे हो मूवी की तरह तो वो तो रिकॉर्डिंग जैसा ही हो गया है ना। तो यहाँ तो और नुकसान ही है, वहाँ डबल स्पीड करके देखो, टाइम सेव होगा, है ना। ये चीज़ें वो अलग बात है, समझ कुछ आना नहीं है, वो बेनिफिट ज़्यादा होना नहीं है रिकॉर्डिंग से, ठीक है ना। मतलब कम्युनिकेशन सेंस में बात कर रहा हूँ कि पूछोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, वरना नॉलेज तो हो ही जाता है रिकॉर्डिंग से भी। सो ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या होगा, a discrete random variable x has Bernoulli distribution if and only if, तो its PMF is, अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा था, डायरेक्टली लिख दिया था ना। सो यहाँ पे सीधा मैंने ऐसा लिख दिया था, तुम ये भी यहाँ ऐड कर सकते थे कि PMF of x is this, है ना। इसी को that is लिखा हमने, इसी को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा, फिर ये है। सो इस PMF is, तो एक तो इसका तरीका है जो PMF है, you can write probability x is equal to x. So this is 1 when x is equal to 1, sorry, p when x is equal to 1, so small p when x is equal to 1, 1 minus p when x is equal to 0, जिसको उन्होंने बताया दूसरे तरीके से, that is it can also be written as, so you can also write it as p raised to power x 1 minus p raised to power 1 minus x where x can take 0 1। ये दोनों चीजें एक ही बात है। अब चेक कर लो, आप x को 0 रख के देखो तो क्या आएगी, 1 माइनस पी आएगी। आप x को 1 रख के देखो इसमें तो ये खत्म, तो ये p आएगी, तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सो यू राइट दिस वे और यू राइट दिस वे। सो हालांकि आगे जब हम लोग सफिशिएंसी और ये सब डिस्कस करेंगे तो उसमें ये यूज करेंगे कंप्लीटनेस एस्टिमेशन में, तो ठीक है। तो दिस इज पीएमएफ ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ओके। चलो, तो अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए तो सपोर्ट तो आपको पता ही है, यहाँ देख के पता चल रहा है, सपोर्ट ऑफ एक्स, सो सपोर्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। सो लेट से एस एक्स इसका नोटेशन रखता हूं मैं, तो यहाँ एस का मतलब सैंपल स्पेस नहीं है, सपोर्ट, है ना। सो बोला बात यहाँ पे सपोर्ट का ही सैंपल स्पेस जैसा ही काम करता है सपोर्ट। तो
So this is just, you know already, this is support, this is support. And यहाँ तुम लिख सकते हैं zero otherwise. So you can write zero otherwise. It is fine. You can also write it zero otherwise. Okay. ठीक है जी, चलो बताइए आप मुझे, अब मीन ऑफ x बताओ, आप मीन क्या है x का, ई एक्स क्या है, सर p, मीडियन ऑफ x, कैलकुलेटर बताओ मीडियन क्या आएगा। सर बर्नौली ट्रायल को कैसे डिफाइन करेंगे फिर हम? गुड, बर्नौली ट्रायल इज अदर कॉन्सेप्ट, हाँ वो हम आगे डिफाइन करेंगे बाइनोमियल के लिए, है ना। बर्नौली ट्रायल अलग चीज है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज है, ठीक है ना। तो बर्नौली ट्रायल हम आगे, तो बर्नौली एक मैथमेटिशियन है जिसने बहुत सारी चीजें दी है ना, तो बर्नौली ट्रायल अलग है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो हम लोग वही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में फिर कैसे, अगर कोई पूछ दिया तो हम बताएंगे? कैसे बताएंगे, ओके वो हम बात करते हैं। तो वो होता है एक्चुअली, 1 को हम सक्सेस लेते हैं, 2 को फेलियर लेते हैं और 0 को फेलियर लेते हैं। कि जैसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कोई एक ट्रायल है, हाँ हालांकि मैं उस पर्पस में अभी मतलब मैं डिस्कस करूंगा उसका क्या बोलते हैं उसे, इंटरप्रिटेशन भी। सो इंटरप्रिटेशन में बेस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बाइनोमियल, बर्नौली या ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, इन सब में वर्ड प्रॉब्लम देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, है ना। तो सो इसमें क्या है कि बर्नौली जैसे आपने कैसे बताएंगे, तो बोलते कोई एक ट्रायल है, यहाँ सिंगल ट्रायल होता है, वो बाइनोमियल से क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि बाइनोमियल में इंटरप्रिटेशन बताऊंगा मैं। तो ये एक टाइप का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है जब n की वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ ट्रायल 1 हो जाएगा। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। सो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है n को 1 रखने पे। सो n वहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, सो नंबर ऑफ IID ट्रायल्स एक्चुअली। सो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसी में क्लियर हो जाएगा कि एक ट्रायल है, दिस ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर सक्सेस और फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 - p, ठीक है ना। सो ये ऐसे बताओ आप, अगर कोई पूछता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जनरल टर्म में क्या है, तो सिंपल है कि अ ट्रायल व्हिच हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 1 ट्रायल दैट हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p। सो 1 को हम लोग सक्सेस बोलते हैं, सो दिस इज सक्सेस, डिफाइन करते हैं एक्चुअली अपने तरीके से, एंड दिस वी डिफाइंड एज फेलियर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 - p। सो इस ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, एक ही ट्रायल इसमें होता है, तो वो सक्सेस फेलियर। तो इस तरह से आप बता सकते हो, है ना। बर्नौली ट्रायल अलग चीज है, ट्रायल हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है जी, बताओ मुझे मीडियन बताओ, मीडियन, मोड, वेरिएंस, MGF। सो मीडियन ऑफ x, मोड ऑफ x और MGF ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, बताइए क्विकली। मीन कैसे निकालते हैं, मीन तो बताएगा समेशन xi pi, तो 1 × p, 0 × 1 - p, तो p आ गया मतलब मीडियन। ट्राई कीजिए आप। अब यहाँ p देना पड़ेगा ना, उसके लिए पता कैसे डिसाइड करोगे आप। मीडियन में क्या ये आएगा, if p less than half then 0 median, if p greater than equal to half then 1 is median। हाँ उस तरीके से एक्चुअली मुझे देना पड़ेगा ना। तो अभी कोई नहीं, आप इसको अभी रहने दो, क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सो क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि p क्या है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन लिख के मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू पूछ लूंगा अभी, इसको भी रहने दो क्योंकि ये जनरल बताना डिफिकल्ट है।
और यहाँ पे भी P तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है। हाँ, तो P मुझे देना पड़ेगा ना, क्या है 0.2 है, 0.8 है ना, इस तरह से बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से चीजें वैरी करेंगी। तो वो मैं क्वेश्चन के थ्रू पूछ लूंगा अभी आप मेनली मीन फाइनली आ जाएगा। यू फाइंड द सिंपली मुझे बताओ वेरिएंस निकाल सकते हो, एमजीएफ निकाल सकते हो, ये बताओ मुझे। सो व्हाट इज द वेरिएंस, व्हाट इज द एमजीएफ, ये बताओ। सर वेरिएंस P into 1 minus P। ओके, सो वेरिएंस ऑफ एक्स है ना, जिसको सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं नोटेशन में। तो सिंपली यू नो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ई एक्स स्क्वायर यहाँ निकालोगे तो क्या होगा। सो व्हेन यू फाइंड ई एक्स स्क्वायर है ना, तो सिंपली आप 1 स्क्वायर इनटू दिस है ना। चलो, तो वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर, और ये आएगा p इंटू 1 माइनस p है ना, और p और q, समटाइम्स वी आल्सो राइट q है ना। अच्छा, इसका नोटेशन क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, तो इसका नोटेशन है, सो वी राइट इट एज, सो है ना, वी राइट इट एज, तो देखो लिखा था x बर्नौली p, इसमें एक पैरामीटर है, इसको बोलते हैं, तो जो p है एक्चुअली वो पैरामीटर है, पैरामीटर के हेल्प से डिफाइन हो रहा है ना। सो p एक्चुअली इसको बोलते हैं वेयर p इज अ पैरामीटर, सो वेयर p की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकती है, एंड p इज कॉल्ड पैरामीटर। मतलब p यहाँ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो भी कुछ कोई पैरामीटर यूज हुआ तो दैट इज अ पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जैसे बाइनोमियल में 2 पैरामीटर होते हैं n p, यहाँ पे एक पैरामीटर होगा जिसके हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। ओके, एनीवे, तो अब क्या रह गया, एमजीएफ ऑफ एक्स, Q plus P into e to the power t। q प्लस पी इंटू ई की पावर टी है ना, और यहाँ पे q का मतलब है, सो वेयर q वी मीन बाई 1 माइनस p है ना। सो वेयर एवर वी राइट q, दैट इज द 1 माइनस p एक्चुअली, बिकॉज p प्लस q वी कंसीडर 1। सो p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो इसको समटाइम्स पीपल राइट q आल्सो। ओके, मेनली ये याद रखना होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका सपोर्ट क्या है, मीन, मीडियन, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ, अभी ये याद रखो। बाकी चीजें अभी कैलकुलेट करवाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर कुछ क्वेरी है इसमें तो। हाँ, सीडीएफ निकाल सकते हैं, यस, लेट्स फाइंड सीडीएफ। तो सीडीएफ तुम यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ क्यों नहीं पूछे। सो लेट्स फाइंड सीडीएफ हियर। सो व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स डिजनरेट में, बताओ कोई। सीडीएफ को कैसे लिखोगे आप, व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स हियर इन डिजनरेट, ये पीएमएफ है, सीडीएफ क्या होगा। 0 से 1 के बीच में x होगा। 0 नहीं, तुम बताओ पहले, एक 1 बाई बता, क्या लिखूं मैं। x होगा जब x 0 और 1 के बीच में रहेगा। जब x लेस देन a है, कोई मास है क्या, नहीं। जब x a से मोर देन इक्वल टू है तो क्या होगा, 1, यही है इसका CDF। सो 0 व्हेन x लेस देन इक्वल टू a, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू a। तुम इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हो, है ना। सो यू कैन मेक अ ग्राफ ऑफ दिस, CDF का ग्राफ बनाओगे देखो क्या होगा। सो CDF का ग्राफ जो इसका होगा, क्वेश्चन पूछने से चीजें और बेटर होंगी, है ना। सो लाइक मान लो a इज दिस नंबर, तो CDF इज 0 बिफोर a एंड CDF इज 1 आफ्टर a इंक्लूडिंग a। तो जंप है ना, कितने का जंप है, 1 का जंप है। तो तुम जानते हो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विल हैव CDF एज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ऑलवेज, है ना। सो CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, है ना। इट कैन नॉट बी कंटीन्यूअस बिकॉज continuous CDF implies continuous random variable and continuous random variable implies continuous CDF। so discontinuous है यहाँ पे and a point पे jump 1 का है, so probability at a is 1। तो ये ग्राफ है, ये फंक्शन है। ओके, चलो यहाँ पे डिसाइड करो। so now come here, what is the CDF, yes, CDF of x here, बताइए जी कोई भी। तो मुझे यहाँ पहले 0 लिखना, फिर 1 लिखना, मैंने उल्टा स्टार्ट किया ना। सो कोई बात नहीं, है ना। तुम बुक में देखोगे 1 माइनस पी पहले होगा, p यहाँ होगा, 0 यहाँ, 1 यहाँ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ यार, तुम लोग सब सो गए क्या, एक्टिव रहो ना, तो नींद आ रही है लग रहा है। क्विकली बताओ आंसर मुझे, आता सबको है ना, पता सबको है CDF कैसे निकालना है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर 0 जब x लेस देन 0 है और
यस क्यू जब x 0 के इक्वल है, मतलब इन बिटवीन 0 एंड 1 है, Yes. यहाँ पर 0, ठीक है, तो x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 पे, यस आगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 1 ही हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास CDF ऑफ x हो गया। यहाँ से देख सकते हो ना कि ग्राफ भी इसका बना के देख सकते हो आप। अगर CDF का यहाँ ग्राफ बनाओ आप, देखो सो x वर्सेस CDF आपने ग्राफ बनाए तो ऐसा होगा, दिस इज 0 दिस इज 1, तो 0 से पहले ग्राफ 0 है, 0 से 1 के बीच 1 माइनस पी जहाँ भी होगा तो 1 माइनस पी रहेगा, इंक्लूडिंग यहाँ इंक्लूड होगा, यहाँ एक्सक्लूड हो गया तो यहाँ इंक्लूड हो गया, फिर यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, फिर 1 के बाद वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दिस इज इंक्लूडिंग 1। सो ये मान लो नंबर 1 है और ये नंबर 1 माइनस पी था, है ना, सिर्फ पी पे डिपेंड कर रहा है ये। सो इस तरीके से है। सो ये ग्राफ है। सो 0 पे जंप है कितने का, 1 माइनस पी का, 1 पे जंप है कितने का, पी का, ठीक है ना। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ CDF। तो ये ग्राफ इज x वर्सेस CDF, x वर्सेस CDF। सो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, ओके ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखना चाह रहा था नेक्स्ट, तो पहला मैं थ्योरम हालांकि लिख देता हूं, लेकिन थ्योरम से पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सो चलो क्वेश्चन 1, लेट x बी बर्नौली p रैंडम वेरिएबल, देन y is equal to x की पावर n, where n is a natural number, ठीक। सो या तुम्हें थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अभी मैं लिख देता हूँ y is equal to x square, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y is, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। सो देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y is, ऑप्शंस दे दूं, चलो a बर्नौली p, ऑप्शन बी, तो यहाँ नोटेशन यूज कर रहा हूं तो आपको नोटेशन का मतलब क्लियर होने चाहिए कि इसका मतलब है वो PMF, बर्नौली 1 माइनस पी, ऑप्शन सी बर्नौली p स्क्वायर, ऑप्शन डी डीजेनरेट एट p, या डीजेनरेट एट, मैं 1 बोल देता हूं, चलो बताओ। दूसरा क्वेश्चन, बर्नौली हो रहा है, ओके, व्हाट पैरामीटर, p, बाकी लोग डिसाइड करो। पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। जैसे यहाँ पर p स्क्वायर, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 पे प्रोबेबिलिटी p स्क्वायर है और 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी स्क्वायर है ना, इसका ये मतलब है। यहाँ पे मतलब हुआ कि 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है और 0 पे प्रोबेबिलिटी p है, उसका उल्टा। तो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हुआ नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, कहीं लिखा होता है नॉर्मल म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना, इस तरीके से वो आगे देखेंगे हम। सो एक्स बी, तो पैरामीटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तुम्हें नोटेशन क्लियर होना चाहिए, पीएमएफ क्लियर होना चाहिए, नाम क्लियर हो, सपोर्ट क्लियर हो, उसके बाद बाकी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब डेफिनेशन है जो याद होने चाहिए। डेफिनेशन तुम प्रूफ थोड़ी कर सकते, डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। सो लेट एक्स बी बर्नौली पी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपको यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं, अच्छा यहाँ पे मुझे एंड लिखना चाहिए था ना, तो थोड़ा इंग्लिश ठीक करना पड़ेगा, एंड, ठीक है, दिस। सो यहां भी होगा एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, देन तो आपके पास, मैं कॉपी कर लेता ना, इससे अच्छा था। सो आपके पास सेम ही ऑप्शंस हैं एक्चुअली। ये सब क्वेश्चन किसके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के, ठीक है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि पहले नाम नहीं जानते थे तो नाम यूज नहीं कर रहे थे, अब नाम जानते हैं तो नाम यूज करेंगे, ये चीज है। और यू नो हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट। देखो ये सब थ्योरम है, तुम्हें थ्योरम पता होगा तुम सीधा आंसर बता दोगे, आगे मैं थ्योरम लिखा दूंगा। नहीं थ्योरम पता है तो क्या करोगे, फिर उसको जैसे प्रूफ करते हैं वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना।
ट्रांसफॉर्मेशन आगे किया जा सकता है सिंपली, क्वेश्चन भी है, थ्योरम बना सकते हैं इसको, थ्योरम भी एक क्वेश्चन ही तो है, इसका प्रूव किया गया एक्चुअली वो। बताइए सेकंड का आंसर क्या है? तो सेकंड का बी। ओके, सेकंड का बी। चलिए थोड़े से मजा और आएगा अगर मैं थोड़ा और ट्विस्ट कर दूं इसी क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए तो फिर बी होगा। हाँ ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन मिल गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, पहला दूसरा दोनों यूज हो गया, है ना, तब भी बी ही रहेगा। तो आप लोग देख लो जी, हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अब मैं तीनों को चूंकि सॉल्व कर देता हूं, फिर इसको थ्योरम बना के लिख देता हूं। देखो क्यों बड़ा, अरे क्या हो रहा है, ओह यहाँ नहीं, ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं कौन सा वाला सॉल्व करूं, सारे क्वेश्चन करूं या एक? सबका हो गया कि किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ूं मैं सीधा, कौन सा वाला बताऊं? शुरू से ही ठीक है चलो देखो, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। सो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है, x क्या है, बर्नौली है। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी p है और x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है। ये मुझे कैसे पता है? बाय डेफिनेशन ऑफ बर्नौली, ठीक है ना, डेफिनेशन से। अब मुझे डिसाइड करना है, सो दिस आई नो यूजिंग डेफिनेशन। अब मुझे डिसाइड करना है एक्स स्क्वायर के बारे में, मतलब y के बारे में। तो सिंपली पहले हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे रैंडम वेरिएबल का, तो हमने बताया था डिस्क्रीट में सबसे पहले आप क्या करो, x का देखो सपोर्ट क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग y का सपोर्ट निकालो। तो जब x की वैल्यू 0 1 है तो उस केस में y की वैल्यू भी 0 1 ही आएगी, स्क्वायर करने में क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, तो 0 1 ही आएगी। अब आपको उस सपोर्ट पे पीएमएफ निकालने हैं, तो आपको देखना है कि y बराबर 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 पे क्या होगा, तो x बराबर 0 पे क्या होगा, और ये वही होगा जो, तो y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी वही जो x बराबर 0 की थी, क्या थी, 1 माइनस p थी। So this is 1 minus p. What is the probability over 1? So probability x square is 1. So probability x is 1. क्योंकि प्लस माइनस 1 तो होना नहीं है, क्योंकि माइनस 1 तो सपोर्ट में ही नहीं है। अगर x स्क्वायर 1 है तो आप सोचोगे x कैन बी प्लस माइनस 1, यस, बट माइनस 1 इज नॉट इन द सपोर्ट, तो माइनस 1 में मास 0 है, तो p, तो आपने क्या देखा, अच्छा जो pmf x का है वही pmf y का है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने ये वर्ड डिस्कस किया पहले, किसी दो डिफरेंट रैंडम है, x और x स्क्वायर डिफरेंट है ना, x इज डिफरेंट, x स्क्वायर इज डिफरेंट, x स्क्वायर का नाम y है, तो x एंड y आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल, बोथ हैव सेम pmf, तो हम कहते हैं x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इक्वल। ऐसा बोलना दोनों इक्वल रैंडम वेरिएबल है, नहीं, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो बोथ हैव इक्वल रैंडम वेरिएबल का अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये है आइडेंटिकली रैंडम वेरिएबल, नॉट इक्वल, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल एक्चुअली, तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो x एंड y आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो यहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सिंपल लिख सकते हो y इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एज x। सो मतलब दोनों का pmf कॉमन है ना, क्योंकि 0 पे मास जो y में है वही 0 पे मास x में है, 1 पे मास जो y में है वही 1 का मास x में है,
सो मतलब दोनों आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब y का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। सो इट इज बर्नौली p ओनली। इनफैक्ट अब मैं x स्क्वायर लिखा हूं, अगर मैं x क्यूब लिखता, x की पावर 4 लिखता, x की पावर 2024 लिख देता, तब भी आंसर चेंज नहीं होना है। आप यहां समझ पा रहे हो प्रूफ से। तो x की पावर कुछ भी ले लो आप, ये भी क्वेश्चन फिर से गेट में आया हुआ है। सो x की पावर आप कुछ भी ले लो, इस केस में गेट या किसी एग्जाम में है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप x की पावर कुछ भी ले लो आप, है ना, 1 करोड़ 1 मिलियन ट्रिलियन, स्टिल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना है, आंसर ए ही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है, आगे मैं थ्योरम लिख देता हूँ, फिर वापस आता हूँ इस पे। सो थ्योरम ये है, ठीक है ना। तो मान लो थ्योरम मुझे पता है, मैं टिक कर लूंगा, नहीं पता जैसे मैंने अभी प्रूफ किया पिछले क्वेश्चन, वैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल है। सो इफ या लेट x इज बर्नौली, तो ये लिख रहा हूं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इसका, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली p, देन अगर y इज इक्वल टू x की पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, दिस ऑल्सो हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली p ओनली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरम। तो अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में डायरेक्टली आप टिक कर पाओगे, नहीं याद है तो आप जैसे प्रूफ किया वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम सेम लॉजिक से आप ये प्रूफ कर लोगे, अब ये प्रूफ हो जाए दूसरा वाला। ऐसे ही देखो कि x की वैल्यू 0 1 है तो y, लॉजिक ये क्या लॉजिक है, हाउ टू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड नंबरेबल। तो first you find the support of y, then at each point of y you find the distribution of y. Okay, so similarly when you find y1 minus x है, so y की वैल्यू 0 तब होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, तो y बराबर 0 पे वो मास आएगा जो x बराबर 0 पे है, तो 0 1 minus p है, तो यहाँ 1 पे 1 minus p होगा, so that's why b is correct. And with the similar logic, since x square is Bernoulli p only, तो x square and x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये x जैसा ही बिहेव करेगा, तो 1 माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक्चुअली सेम। तो उसी लॉजिक से अब पहला दूसरा क्वेश्चन मिक्स हो गया इसमें, है ना, तो मिक्स हो गया तो आंसर सेम रहेगा। इवन 1 माइनस एक्स क्यूब कर देंगे तभी सेम रहेगा, बिकॉज एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 एंड एक्स की पावर कुछ भी ले लो, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ही है। तो इसका थ्योरम क्या है, तो इसका थ्योरम यही है कि लाइक, हालांकि बाइनोमियल में भी ये थ्योरम है लेकिन यहाँ लिख लो, देन so let x is Bernoulli p, then y बराबर 1 माइनस x, है ना, सिलेबस में लिखा ना एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो ये सब प्रॉपर्टीज है। सिलेबस में क्या देखो, वहां लिखा नाम, एंड में लिखा एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर इंटर रिलेशंस, तो इंटर रिलेशन आगे डिस्कस करेंगे, सब प्रॉपर्टीज है उसके। सो 1 माइनस x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली 1 माइनस पी, तो यहाँ नोटेशन है 1 माइनस पी, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ, दैट इज, जब ऐसा लिखता हूँ बर्नौली 1 माइनस पी का मतलब हुआ कि सो यहाँ क्या मतलब है, अगर इसका लिखूं दैट इज, ऐसा था कि x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है एंड x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी p है, और जब तुम y बराबर 0 निकालोगे तो ये x बराबर 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, y 1 माइनस x है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा p एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू जब 0, एक मिनट, y इज इक्वल टू जब 1 निकालोगे अब, सो आपका x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y जब 1 निकालोगे तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ 0 पे 1 माइनस p था, तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, x और 1 माइनस x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या हम बोल सकते हैं, नो, ठीक है ना। तो उसके लिए पैरामीटर सेम होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पैरामीटर p है, यहाँ 1 माइनस p है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है बट पैरामीटर बदल गया तो आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कब होगा, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है, तो सब हर पॉइंट पे मास इक्वल है, तो यहाँ पे है ना। सो इस तरीके से, तो रिमार्क में हम यहाँ लिख सकते हैं ठीक है। सो यहाँ अगर मैं तुम्हारा रिमार्क लिख दूं, सो रिमार्क में ये होगा कि x and x raised to power n, है ना, these are identically distributed। कब, अच्छा पहले तुम्हें बताना पड़ेगा ऐसा कब होगा। सो ऐसा तब होगा जब मैं बता दूंगा बर्नौली रहेगा, है ना। सो ठीक है ना, थोड़ा पूरी करता हूं, तो यहाँ होगा कि
if x is Bernoulli P, है ना, then x and x की पावर n है are identically distributed random variables but x and 1 minus x are not identically distributed. ठीक है, not identically distributed. हालांकि मैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले लिखाया होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मैं इसका डेफिनेशन है ना, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड के यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ. डेफिनेशन किसका डेफिनेशन? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिंपल कि x and y are identically distributed if and only if PMF या PDF of x and y are identically equal या exactly equal, है ना, या are same. दोनों का PDF या PMF सेम ही है इसीलिए. ठीक है, ओके. तो आगे बढ़े. तो अभी मैंने देखा क्या कि बर्नौली की कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखा. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अच्छा, अब मैं बात कर रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौली पे लिखेंगे. अगर लेट्स से फोर्थ क्वेश्चन. सो लेट x इज, लास्ट स्लाइड एक बार दिखाएंगे जी सर, वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला डेफिनेशन. हाँ, डेफिनेशन. ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर. चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि लेट x इज बर्नौली .2. तो ऐसा अगर लिखा हुआ है बर्नौली 0.2 मतलब p की वैल्यू 0.2 है. ठीक है, सो बर्नौली 0.2, देन मीडियन ऑफ x इज, चलिए बताइए. ओके, चलो पहला ऑप्शन 0. बाकी लोग ट्राई करो, सब लोग. सर 0. ओके, चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, ये कैलकुलेट करना है. और मुझे यहाँ से पता है कि x की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी p होता है जो दे रखा है. जो भी बर्नौली में पैरामीटर है दैट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, फिक्स है वो. एंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब है ना. सो 0.8 हो गया. अब आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 ये कितनी आएगी? 0 या उससे ज्यादा? 0.8. मोर देन इक्वल टू 0 है, 0 विद इंक्लूड है 1 ना, 1 है ना. लेस देन इक्वल टू 0, नाउ 0.8 and both are more than equal to half, it's fine. What is the probability x more than equal to 1 and what is the probability x less than equal to 1? So more than equal to 1 में कितना? 0.2 और less than equal to 1 में 1. So this is more than equal to half? No. So that's why 1 cannot be. अगर मैं this is more than equal to half, okay. What if I take some number between this? So more than equal to half, x less than equal to half. So x more than equal to half क्या होगा? हाफ से ज्यादा. 0.2 x less than equal to half. So 0.8. Again this is not more than equal to half.
देखो हाफ में यहाँ पे क्यों लिया पॉइंट, सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि 0-1 के बीच का कोई नंबर मीडियन हो सकता है क्या, है ना, इस तरीके से। चेक करो सही लिखा ना, मोर देन इक्वल टू हाफ का मतलब क्या 1 पे ना, और लेस देन इक्वल टू हाफ में जस्ट 0 आएगा। सो दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू हाफ, दैट्स व्हाई ओनली 0 ही आंसर है। यहाँ लिख सकता है 0, 1 है ना, या हाफ, या इंटरवल 0 to 1, इस तरीके से बोल सकता है आपसे। सो ओनली 0 इज अ मीडियन, है ना। अगर इसी तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन अगर लिख दूं कि ठीक है, तो डिस्क्रीट में भी इंटरवल पे चेक, हाँ हो सकता है, क्योंकि मीडियन एक रियल नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि मीडियन आपका x की वैल्यू ही आएगी, सो इट मे नॉट बी द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल ओनली, यस। सो मीडियन एक नंबर है जो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करे, है ना, तो इस तरह से है। अच्छा, इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं, सो लेट्स से आई राइट द सेम क्वेश्चन, कॉपी करूं अगर मैं, एंड व्हाट इफ आई चेंज इट टू क्वेश्चन 5, इसको 0.8 कर दिया, तो अब आंसर क्या होगा? 1। ओके, बाकी लोग चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड इफ आई चेंज इट टू, आपका समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो अखिलेश? हाँ, फोर्थ में 0 रहेगा, नहीं समझे ये? अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में इंटरवल की बात कर रहे हो आप? अच्छा मोड, सॉरी, हाँ वो आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, एक्चुअली लैपटॉप से आवाज ही बहुत स्लो आती है। सो मोड पूछ रहे हो आप? पंखा चल रहा है ना, भैया पूछ रहा था अगर इसके मोड की बात करें तो वो पूरा 0 रहेगा ना सर? अच्छा, ओके ओके, तो मोड का मतलब हाँ x की वो वैल्यू जिसपे मैक्सिमम पीएमएफ हो, तो इस केस में मोड आपका क्या होगा? चलो अगर मैं इसी में पूछ लूं आपसे, तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। सो लेट्स राइट, पहले रुको 1 by 1, तो मोड पूछता हूं, पहले इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं। अभी म्यूट कर लो, मैं मोड का पूछता हूं, आप म्यूट कर लो अभी। हाँ, अरे माइक म्यूट करो। ओके, तो क्या होगा यहां से, अगर मैं 0.5 कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा? क्या आंसर आएगा भाई? है ना, तो इसलिए फिक्स नहीं है इसका, है ना। तो इनफैक्ट ये भी करेक्ट आंसर होगा, आउट नहीं होगा। 0 भी मीडियन है, 1 भी मीडियन है, इनफैक्ट एनी नंबर बिटवीन 0 और 1 मीडियन। हाँ, यहाँ अगर ओनली कर दूं तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। मैं बोलूँ वहां पे कि मैं ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि ऑप्शन ए इज ओनली 0, ऑप्शन बी ओनली 1, है ना, इस तरीके से, तो अब आउट हो जाएगा। अदरवाइज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 इज द मीडियन। चेक करके देखो डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, तो क्वेश्चन 4, 5, 6 ठीक है। अब जो पूछ रहे हैं क्या रिफ्रेश करने लगा भाई? ओके, तो अभी क्या हमारे पास
अब इसी क्वेश्चन में 4 5 6 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9, ठीक है, बस मीडियन की जगह मोड कर दो। अब बताओ ठीक। पहला वाला 1 होगा। ओके, तो ठीक है, एक बार डिसाइड कर लो, तीनों क्वेश्चन में आंसर बताओ। सेवन एट नाइन, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन है। सर पहले का तो 0 होगा। मोड मोड मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पीएमएफ इज लार्जेस्ट। तो यहाँ 1 पे 0.2 है और 0 पे 0.8 है, तो किस पे मैक्सिमम है? 0 पे ना। सो मोड इज अ वैल्यू ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल एट विच द पीएमएफ इज मैक्सिमम। फास्ट में 0.2 है। हाँ, ये 0.2 है, यहाँ भी 0.2 है, फिर तो 0 होगा, दूसरा 1 होगा। ठीक है ना। 0.8 है यहाँ पे। सो इनमें राइटिंग बहुत अच्छी है ना, इसीलिए कई बार दिखता नहीं है। 0. इसलिए हम अपना वीडियो प्रेजेंट कराया, मैं चेक करूंगा। अच्छा, सो बताओ आगे। 8th का 8th का सर 9th वाले का सर बी ऑप्शन होगा 1 एंड 2। क्या सर मोड सर मोड हो सकते बना सकते हैं क्या सर? देखो, मोड जो होता है, मीडियन जरूरी नहीं है सपोर्ट हो, बट मोड जो होगा सपोर्ट ही होगा। ओके तो सर डी ऑप्शन। अब ये एक्चुअली मुझे लिखवाना पड़ेगा ना, एग्जाम में गलतियां करेंगे। सो मीडियन कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, बट मोड इज द सपोर्ट ओनली, ठीक है। सो क्या आंसर होगा फिर? ए एंड बी दोनों, 0 एंड 1 है ना। सो यहाँ मैं रिमार्क में लिखा देता हूं कि मोड कम्स फ्रॉम सपोर्ट ऑफ एक्स ओनली, ठीक है ना, बट मीडियन में बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, है ना, आउटसाइड इट्स सपोर्ट टू, है ना, लाइक इन केस ऑफ अभी देखा हमने, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि x था बर्नौली 0.5, ठीक है ना, तो आपने देखा कि मीडियन ऑफ x जो है इज एनी रियल नंबर बिटवीन 0 1, और जो मोड ऑफ x एक्चुअली दिस इज अ सेट कंटेनिंग 0 1 ओनली, ठीक है ना। डिफरेंस पता है ना, ये क्लोज इंटरवल है, एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, है ना, यहाँ पे ओनली 0 और 1, नॉट बिटवीन देम। सो मोड कम्स फ्रॉम, अरे यार पढ़ लो तुम लोग ये। सो मोड कम्स फ्रॉम सपोर्ट ऑफ एक्स ओनली, बट मीडियन में बी एनी रियल नंबर आउटसाइड इट सपोर्ट टू, है ना, या इवन आउटसाइड इट सपोर्ट। इसको थोड़ा ऐसा लिख दूं मैं, इवन आउटसाइड इट सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट ऑफ एक्स, ओके। सो ये पॉइंट हो गया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल एंड व्हाट इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल, फिर उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी देखे हमने, ओके।
चलो आगे, ठीक है। तो कुछ क्वेरी तो नहीं है। तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, तो देखो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल कई बार वन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है ना। और जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल इसको बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डीजेनरेट में एक ही पॉइंट पे पूरा मास है और बर्नौली में क्या है 2 पॉइंट पे मास है ना। तो इसको समटाइम्स वी आल्सो कॉल 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज है ना, अब 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। डीजेनरेट 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से। कुछ बुक में ऐसा नोटेशन मिलेगा, नाम है ना, इवन बीकर वैद्य में ये वर्ड यूज किया है 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो और भी हो सकते हैं, बट बर्नौली इज वन काइंड ऑफ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर बर्नौली जैसे बोल रहे थे इंटरप्रेट करना है, तो बर्नौली में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का बात करें हम, इंटरप्रिटेशन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना। जिसका मतलब ये होगा कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल ट्रायल on which success or failure, yeah, which has only 2 outcomes. So single trial which has only 2 possibilities या 2 outcomes, ठीक है। So एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक ही ट्रायल है, जस्ट वन टाइम यू ट्राई समथिंग एंड उस ट्रायल के पास 2 आउटकम है ना। So 2 outcomes are सक्सेस और फेलियर। सो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हाउ विल यू कैटेगराइज और हाउ विल यू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज सक्सेस व्हिच वन इज फेलियर, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सो इट हैज टू आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर, है ना। सो लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो वी कंसीडर प्रोबेबिलिटी एट 1, है ना, वी टेक इट p। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, so which is x is equal to 0 and which is 1 minus p, ठीक है ना, इस तरीके से। है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो तुम। so success corresponds to x is equal to 1, ठीक है ना, and failure corresponds to x is equal to 0। so ये हुआ। आगे फिर आओ। सो आगे आता है, अभी बात करें तो बर्नौली ट्रायल्स। तो बर्नौली ट्रायल्स क्या है? सो बर्नौली ट्रायल्स क्या है? सो है ना, बर्नौली ट्रायल्स है मतलब कोई एक्सपेरिमेंट का एक ट्रायल है, लाइक टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल, throwing a die is a trial, drawing a card is a trial, like this. So an experiment भी है, मतलब जो सिंगल एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ट्राई, तो वो ट्रायल मतलब हो गया। सो इसमें क्या होगा कि इसमें मेनली क्या होता है तुम्हारे पास कि जो ट्रायल्स हैं, है ना, जो मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा है उससे रिलेटेड ही है कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो बर्नौली ट्रायल कंसिस्ट ऑफ, इट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, जो एक्सपेरिमेंट था, एंड हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो मैं अगर बोलूं, मान लो ऐसा है n ट्रायल्स, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर n ट्रायल्स है। सो हम कब बोलेंगे कि ये जो ईच ट्रायल है बर्नौली ट्रायल कब होगा? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्नौली ट्रायल? सो दिस n ट्रायल्स आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। तो पहली कंडीशन ये होती है कि मैं आगे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस remains same in each trial, है ना। एक तो ये है, और दूसरा मतलब वही है जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से जो चीज आया है कि हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p ही होगा, ये मतलब है। एंड each trials are independent, independent मतलब कि पहला ट्रायल पे क्या आउटकम था, सक्सेस या फेलियर, इट विल नॉट इफेक्ट द अदर ट्रायल, ठीक है ना, तो वो इंडिपेंडेंट होगा। और पहली लाइन जो लिखी है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है
कि हर ट्रायल पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। इसका क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब होता है हर ट्रायल क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दो तरीके से भी लिख सकते हो कि ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, और इसका मतलब ये हो गया, सो दैट इज ईच ट्रायल, जो ईच ट्रायल है, ईच ट्रायल आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका ये मतलब हुआ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर ट्रायल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार सेम है। एंड इससे भी पहले एक कंडीशन था, so this is the second condition, this is the third condition. The first condition is each trial has only two possibilities, each trial has only two possibilities, only two outcomes, है ना। possibilities लिखो या outcome लिखो, जो तुम्हें समझ आए। so only two outcomes क्या होंगे, सक्सेस और फेलियर, ठीक है ना। so an experiment consists of n trials, है ना। so we call this experiment we call these trials are Bernoulli trial, Bernoulli trials if and only if, ये डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो पहली बात, हर ट्रायल पे दो ही आउटकम होगा, सक्सेस या फेलियर, हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, और एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से इंडिपेंडेंट होगा। एंड एक और कंडीशन हालांकि है, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, सो देयर शुड बी, जरूरी नहीं है ना, रहने दो, क्योंकि मैंने एन फिक्स कर दिया, मतलब एन फाइनाइट होने चाहिए। यस तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, एक्चुअली क्या है ना, ये जो ट्रायल्स हैं, जैसे तुम बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n ट्रायल्स होते हैं, तो ये ट्रायल्स होंगे, बर्नौली ट्रायल्स होने चाहिए, तभी बाइनोमियल लगा सकते हो। जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके भी ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स होने चाहिए ना, नेगेटिव बाइनोमियल के जो ट्रायल्स है भी बर्नौली ट्रायल्स होने चाहिए, तो ये सब लगा सकते हैं ना। जो विथ रिप्लेसमेंट वाली कंडीशंस होती हैं वो बर्नौली ट्रायल्स होती हैं, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर दो बर्नौली ट्रायल नहीं रहेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक बॉक्स है, उसमें मान लो 5 रेड 5 ब्लैक है फॉर एग्जांपल। अब मान लो आप यू आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स, सो वी हैव 2 ट्रायल्स हियर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं वी ड्रॉ 2 बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट, तो बताओ पहला बॉल मान लो अगर निकलना है रेड को सक्सेस, ब्लैक को फेलियर मान लो, तो क्या लगता है दोनों बार, पहली बार में रेड निकलना और दूसरे बार में रेड निकलना, सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी या डिफरेंट होगी? विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा हूँ, विथ रिप्लेसमेंट। तो एक्चुअली अगर मैं बोला एक बॉक्स है, 5 रेड 5 ब्लैक है, वी आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल इज 2 हियर, सो इज दिस ट्रायल, जो ट्रायल्स हैं आर बर्नौली ट्रायल, तो यहाँ आंसर होगा यस, बिकॉज दोनों बार में सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। विथ रिप्लेसमेंट है ना, पहली बार में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10, विथ रिप्लेसमेंट है तो उसको वापस रखा हमने, फिर एक ड्रॉ किया, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी 5/10 फिर से। तो पहली बात, एक ट्रायल दूसरी ट्रायल से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले पे रेड आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे के ब्लैक या रेड आएगा, उसके प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एक्चुअली। तो इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 ट्रायल्स है ना। सो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन मैंने पढ़ा था कि लाइक इट शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी देयर, सो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी देयर, मतलब n शुड बी फाइनाइट, इसका मतलब ये है कि n शुड बी फाइनाइट, n है ना। सो जैसे हो गया, अब मान लो उसी में एक बॉक्स है दैट कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, वी आर ड्रॉइंग 2 बॉल्स, अगेन 2 ट्रायल्स आर देयर, वी आर ड्रॉइंग विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। सो इन दैट केस इफ यू डू, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट ट्रायल, कितना होगा? 5/10, 5 रेड है आउट ऑफ 10। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर पहला रेड आया तो बाहर रख लिया, या पहला ब्लैक आया तो बाहर रख लिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड रेड बॉल, सेकंड टाइम में रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या होगा? हाँ एक और कम हो जाएगा उसमें से सर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं बोला, एक बॉक्स है
that box contain 5 red 5 black balls. We are drawing 2 balls without replacement now. So we are drawing 2 balls without replacement. So now the question is, both trials are Bernoulli trials or not? So can you say both trials are Bernoulli trial? Yes or no? Without replacement case में. तो आंसर इज नो, है ना, बिकॉज इन द फर्स्ट टाइम इफ यू आर गेटिंग रेड, तो सेकेंड टाइम गेटिंग रेड प्रोबेबिलिटी इज 4/9 एंड फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड वाज 5/10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर नॉट सेम, मतलब ट्रायल्स आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली, है ना, इवन दे आर डिपेंडेंट. बिकॉज फर्स्ट इज रेड, द सेकेंड रेड विल बी 4/9. इफ फर्स्ट इज ब्लैक, द सेकेंड रेड विल बी 5/9. सो दे डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट ट्रायल ऑल्सो. सो दिस इज नॉट बर्नौली ट्रायल. तो जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बर्नौली ट्रायल नहीं होते हैं. उस केस में बाइनोमियल ना लग के हाइपरज्योमेट्रिक लगता है. तो जिन लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत कि जहां x अगर नंबर ऑफ सक्सेस है, सो इन दैट केस इफ इट इज विथ रिप्लेसमेंट देन यू अप्लाई बाइनोमियल, इफ इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट यू अप्लाई हाइपरज्योमेट्रिक, है ना. सो उस तरह के केसेस होते हैं. बाद में अगर n वेरी लार्ज है, इन दैट केस दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट हाइपरज्योमेट्रिक बिकम्स बाइनोमियल ओनली, है ना. तो ये सब कुछ आगे रिजल्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है. सर हाइपरज्योमेट्रिक से भी बाइनोमियल बन सकता है. Yes, when n is very large, so that hypergeometric is binomial itself. That converges to binomial actually. Hypergeometric distribution. और इस पे क्वेश्चन भी जैम में आया 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन इस पे एक्चुअली 21 या 22 में क्वेश्चन आया है इस पे जैम में. So okay, so this is a definition of Bernoulli trial. So Bernoulli trial is a requirement in case of binomial distribution, geometric distribution, negative binomial distribution. तो इन सब में आपको रिक्वायरमेंट है कि जो आपके ट्रायल्स है दैट शुड बी बर्नौली ट्रायल, है ना. देन यू वर्क ऑन देम. सो वहां पे P जो होता है, तीनों में P का कॉमन मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. Q का मतलब मीनिंग सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, है ना, इस तरह से. ओके, ये तो हो गया बर्नौली ट्रायल का डेफिनेशन, है ना. आगे थोड़ा बढ़ते हैं. सो अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ रह तो नहीं गया, देख लेता हूं. तो MGF लिखा था ना, Q + P की पावर T, है ना. सो चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो इसने क्या किया, पहले यूनिफॉर्म डिफाइन किया है, फिर बाद में बाइनोमियल. चलो बाइनोमियल पे आते हैं, ठीक है. सो अगेन, सो टाइम है ना, हाँ बाइनोमियल कर सकते हैं 10 मिनट में. सो बाकी आगे डिस्कस करेंगे थ्योरम्स इस पे. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो हमें देखना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. तो इसका बेसिक्स आप लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा. सो ये क्लास 12 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पे हैं. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नोटेशन है x इज कॉल्ड बाइनोमियल n, p. तो इसमें दो पैरामीटर, इट हैज 2 पैरामीटर्स, ठीक है ना. और ज्योमेट्री को अभी तुमने बर्नौली देखा है, तो यू राइट x बिलोंग्स टू बर्नौली p. सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हैज 1 पैरामीटर ओनली, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है, जिसके हेल्प से प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया जा रहा है ना. सो विदाउट यूजिंग np यू कैन नॉट डिफाइन द. सो द प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए जो भी पैरामीटर्स यूज करने पड़ रहे हैं, दैट इज द जो भी वेरिएबल्स यूज करो दैट इज द पैरामीटर एक्चुअली. सो यहाँ पे क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if, ठीक है. so if and only if PMF of x is, तो एक तो इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं डायरेक्टली मैं. so PMF of x is small x, या r लिखना है, r लिखना है ना. so capital X is a random variable, small x is a real number, fixed number, है ना.
So it is, you already know, NCX p raised to power x 1 minus p, जिसको q भी बोलते हैं, n minus x. Okay, so ये तो हो गया PMF over support. तो x can take value 0, 1, 2 up to n. ठीक है, तो ये हो गया PMF of x. So random variable called है ना binomial if it has this distribution. So तो यहाँ PMF ये तुम्हारे पास आ गया. So है ना, so PMF आपने देखा कि probability x is equal to x is this. या PMF तो लिखे रखा है, support बात कर लो, support of x है ना. So binomial का support क्या होता है, you know already, 0. मैं इंटरप्रिटेशन बाद में डिस्कस करूंगा, अभी हम लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं. So 0, 1, 2, 3 up to n. ठीक है, support of x is this. Okay, अब इसमें जरूरत क्या पड़ता है, मेन मतलब ex, फिर से मीडियन डिपेंड करेगा n और p पे, तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे बर्नौली में नहीं था, तो डिपेंड करता है p क्या है, उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा. तो सेम यहाँ पे भी है, np पे चेंज करेगा. सो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है. सो मीन का है, वेरिएंस का है ना, और mgf का है. सो इसका फॉर्मूला जनरल है, सो यू कैन टेल, है ना, mgf जिसका नोटेशन है mxt, वेरिएंस जिसका नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर. बताइए, सो e ऑफ x क्या होगा, तो ये फॉर्मूला याद ही होगा, प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग सिंपल समेशन xi pi से. सो डायरेक्टली याद है तो ठीक है, प्रूव भी आप देख सकते हो, बुक्स में मिल जाएगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, समेशन xi pi से आ जाएगा. वेरिएंस क्या आएगा, np into 1 minus p. हाँ, np 1 minus p, that is npq also you can write. So where q we mean as 1 minus p. Okay, so mgf क्या आएगा इसका, q plus t e raised to power t whole raised to power n. हाँ, होल रेस्ट टू पावर n. अब यहाँ जहाँ देखो तुम अब नोटिस कर सकते हो कि आप जहाँ भी n दिख रहा है, यू जस्ट रिप्लेस n इज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट एवरीथिंग लाइक बर्नौली. ठीक है ना. सो जब आप n को 1 रख के देखो, जैसे यहीं पे आप n को 1 रख दो तो 1 चूज है ना, सो 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0, 1 होगी, तो ये nc0 या ncn है ना, m 0 या 1 हो सकता है ना, तो उस केस में 1c0 या 1c1 दोनों 1 ही होगा. तो इसीलिए p में होता है p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस, है ना, तो 1 माइनस x. जब n को आप 1 रख दोगे तो यू विल सी कि ये बर्नौली ही बन गया है एक्चुअली. ठीक है, सो ये आप लोग जानते भी हो, तो मेनली ये है. और आगे बाकी यू कैन राइट द CDF ऑल्सो सिमिलर वे. तो तरीका पता ही है कि 0 से पहले 0 रहेगा, 0 1 के बीच में 0 वाला मास, फिर x अगर 1 2 के बीच में तो 0 और 1 दोनों मास ऐड हो जाएगा. ठीक है ना. जैसे इसमें अगर CDF कोई लिखना चाहे कि सर CDF लिख के बताइए, तो सिंपल कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे ये होगा कि जैसे CDF इन जनरल डिस्क्रीट में क्या होगा, इस केस में अगर तुम लिखोगे CDF ऑफ x, अगर किसी को लिखना है ना, इस केस में तो सिंपली ये होगा 0 when x is less than 0. अब अगर x more than equal to 0 less than 1 है, स्मॉल x फिक्स नंबर है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी at कैपिटल x is equal to 0, वो तुम फाइंड कर सकते हो यहाँ से, nc0 है ना, उस तरह से. फिर अगर x तुम्हारा more than equal to 1 less than 2 है, so you are fixing a small x as between 1 and 2, ठीक है ना, और 1, तो उस केस में CDF का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी टिल दैट पॉइंट. अगर तुमने स्मॉल x फिक्स किया 1.5, तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है माइनस इन्फिनिटी से 1.5 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है बाय डेफिनेशन ऑफ CDF. तो उस बीच में क्या क्या आएगा, x अगर 1.5 है तो 0 1, तो 0 1 दोनों पे ऐड हो जाएगा. तो यहाँ तुम्हें ऐड करना पड़ेगा x बराबर 0 एंड 1 बोथ, 0 पे 1 पे, है ना, इस तरीके से. यू नो, तो अगर तुम्हें जिसको लिखना हो मोर देन इक्वल टू n, तो यहाँ जाके 1 हो जाएगा इस तरीके से. या अगर मैं सेकेंड लास्ट लाइन लिख के दिखाऊँ तुम्हें, सो सिमिलर वे जब x रहा होगा मोर देन इक्वल टू n माइनस 1 लेस देन n, सो इन दैट केस यू विल हैव, क्या क्या पॉइंट आएगा जी, किस पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, n-1 तक करना पड़ेगा. ठीक है, 0 1 अप टू n-1 तक, एंड लास्ट में 1 हो जाएगी जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू n हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये PMF का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. कोई भी जो सपोर्ट यहाँ 0 2 है ना, इसलिए बाइनोमियल का PMF इस तरह से सॉरी बाइनोमियल का CDF इस तरीके से दिखेगा. ओके, थोड़े आगे बढ़ते हैं. तो मेनली ये है, और क्या है इसमें, सो अब इसमें बस एक रिमार्क लिख सकते हो आप, दिस इज स्पेशल केस ऑफ
दिस इज जनरलाइज्ड केस ऑफ बर्नौली या बर्नौली स्पेशल केस ऑफ दिस. ओके, थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे. अभी आप यहीं पे रिमार्क लिख के मैं क्लोज करूंगा. इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं हालांकि. चलो इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं. है ना, तो क्वेश्चन कोई बोलता है बच्चा कि कैसे पहचानेंगे बाइनोमियल का है, तो तुम्हें उसका इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया. एक्स की मीनिंग क्या है, पी की मीनिंग क्या है, क्यू की मीनिंग क्या है, कब बाइनोमियल होगा कब नहीं होगा, ये क्लियर है. तो क्वेश्चन देख के पहचान लोगे कि बाइनोमियल लगाने हैं यहाँ पे. सो यहाँ सिंपल होता है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स. है ना, तो बर्नौली मतलब ये IIT ट्रायल्स. एक्चुअली बर्नौली ट्रायल्स मीन्स बर्नौली ट्रायल्स, और यू कैन से IID ट्रायल्स. IID वर्ड यूज किया ना पहले मैंने, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल्स. मतलब ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यही था. फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होगा, एक ही कंडीशन था, हर ट्रायल पे 2 ही सक्सेस होंगी, वो है. तो बर्नौली ट्रायल में लिख दिया अलग से. सो IID उसकी बीच में 2 ही कंडीशन थी, 2 एक्स्ट्रा कंडीशन भी थी. तो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होनी चाहिए, और दूसरा ये था कि 2 ही आउटकम्स होंगे. है ना, तो इस तरीके से तो IID होंगे एक्चुअली. सो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन बर्नौली ट्रायल्स, जो कि IID भी होगा, ये कहना चाह रहा हूँ. सो IID भी होंगे. ओके, सो यहाँ पे n तुम्हारे पास ट्रायल्स है ना, तो n का मीनिंग रहेगा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. है ना, या सिंपली ट्रायल्स. सो नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, और स्मॉल पी जो हम वो लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. तो क्योंकि ये बर्नौली ट्रायल है, तो वी नो दैट ईच ट्रायल हैज द इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो P इज दैट सक्सेस, एक्चुअली सक्सेस प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली Q नोटेशन यूज कर सकते हो, या which is 1 minus P only. So it is probability of failure in each trial, and the random variable x you defined here. So यहाँ पे x की मीनिंग क्या होती है? So there are, है ना, n बर्नौली ट्रायल each having only 2 outcomes. है ना, each has only 2 outcomes, success or failure. ठीक है ना, so each has only 2 outcomes, success or failure. So each has only 2 outcomes, success or failure. So x का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, बताओ तुम लोग, पता तो भाई सबको. What is meaning of x? Number of success. Success. ठीक है ना, so you define success, you can define by yourself. ठीक है ना, वो हेड टेल में से जो समझा, जो क्वेश्चन पूछा उसको हेड सक्सेस मान लो. सक्सेस you can define. तो नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना, आउट ऑफ n बर्नौली ट्रायल्स. तो इनमें से कितनी बार सक्सेस आएगा. सो सपोर्ट यू कैन सिंपली सी यू ट्राइड n टाइम, तो सक्सेस मे बी 0 और मे हैव 1, मे बी 2, मे बी 3, और मे बी लकीली यू माइट हैव ऑल सक्सेसेस. है ना, सो these are the supports actually, and the distribution in that case. So distribution of this random variable, so you have n trials, each trial has equal probability of success. Okay, in that each trials are independent. In that case x you defined is the number of success, the probability of, है ना. So the probability of getting, अगर x is equal to x लिखता हूँ, इसका मतलब, या x is equal to अगर कोई r लिखते हैं यहाँ पे, so r मान लो इस तरह से. So probability of getting r number of success, है ना, r successes. So you tried n time and you want to find the probability of getting r success. R is arbitrary, it may be any number between 0 to n. So the probability you have is simply, हमने लिखा है पहले ही, n choose r, p की power r, q की power n minus r. ठीक है ना, and r can take value 0, 1, 2 up to n. तो ये सिंपल मीनिंग है कि each notation का क्या मीनिंग है, how will identify. So in that case, if they are asking you number of success and you have given n trials, they are independent and evenly distributed. In that case, you can apply this distribution. ठीक है.
ओके, एक और रिमार्क लेता हूँ, क्लास टाइम तो हो गया है, एक रिमार्क और लिख लो। सो रिमार्क ये है कि बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि इफ x इज बाइनोमियल n कॉमा p, है ना, नोटेशन है ये, बाइनोमियल n कॉमा p, एंड अगर आपने n इज इक्वल टू 1 रख दिया देन, है ना, x बिकम्स बर्नौली p। ये बिल्कुल सिंपल है, सो इट बिकम्स बर्नौली p। सो यहाँ लिख देता हूँ इसको, और अगर n की वैल्यू आपने 1 रख दी, है ना, सो मतलब ये हो गया दैट इज, है ना, सो मीन्स यहाँ पे x हो जाएगा बाइनोमियल 1 कॉमा p, है ना, एंड विच इज सेम एज बर्नौली p, ठीक है। सो ये चीज है, मतलब ये जानते हो कि n को अगर 1 रख दिया आपने, है ना, जैसे मतलब क्या हो गया दैट इज, सो या आप वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर लो, क्या ही दिक्कत है ना, x इक्वल टू x, तो n c x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x, x can take value 0 1 2 up to n, so when you are fixing n as 1, so the probability x is equal to x, so you will have whatever value you take, it will give you 1 only, p की पावर x 1 minus p की पावर 1 minus x, and x can take value 0 1 तक ही जाएगा। so ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब चाहे x 0 या 1 हो, nc 0 nc 1 both will give you 1 only because n is 1, ठीक है, तो ये हो जाता है। so इस तरह से, so means x is बर्नौली p, ये कहने का मतलब है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेरीज है तो पूछो। तो आज हमने डिस्कस किया डिजेनरेट, बर्नौली और बाइनोमियल, थोड़ा सा बाइनोमियल में और बहुत सारे थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सर एक डाउट था छोटा सा। बोलिए। सर आपने बताया था क्लास में कि अगर एक F1 हमारे पास CDF है, एक F2, तो उनका जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा वो भी CDF होता है। बट सर जैसे एक क्वेश्चन में आ रहा था कि F1 मेरा डिस्क्रीट का था और F2 मेरा कंटिन्यूअस का था, तो उनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन CDF तो होगा, बट वो डिस्क्रीट का होगा या कंटिन्यूअस का, ये पूछा हुआ। वो मिक्स्ड होगा, नाइदर डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस, मिक्स्ड। 3 कैटेगरी के रैंडम वेरिएबल है, मिक्स्ड है। हालांकि मैं क्लियर करूं, वीके लॉजिक जो लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें एक नोटिस करना, उसमें कहीं कहीं एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस वर्ड यूज किया गया है। तो जो एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस वर्ड है, एक्चुअली जो मैं कंटीन्यूअस बोल रहा हूं वो एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस बोल रहा है एक्चुअली, और जब वो कंटीन्यूअस लिखता है जनरली तो उसका मतलब मिक्स्ड होता है, ऐसा है। उसमें कहीं भी मिक्स्ड वर्ड यूज नहीं किया गया है वीके लॉजिक में, किसी बुक में रेयरली तुम्हें मिलेगा कहीं लिखा होगा मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, नहीं लिखा है। वो हम लोग है ना जब पढ़ाते तो उससे यूज करते हैं। तो डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब मेरा मतलब है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है जो उसमें लिखा हुआ है, तो वो मिक्स्ड होगा, नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, दैट इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। उस केस में दैट इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई कुछ? चलिए, नहीं है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड नाइट।